नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और अनेक मीडिया सोर्सेस से इंक्लूडिंग जो ई न्यूज़पेपर हैं उनके थ्रू भी एक न्यूज़ इस समय चल रही है कि ग्रीनलैंड के संबंध में वाशिंगटन में हाई लेवल का जो टॉक चल रहा था, जिसमें हाई लेवल की अथॉरिटी थी, जेड इवेंस थे अमेरिका की तरफ से, मार्को रूबियो थे, और डेनमार्क की और ग्रीनलैंड के बीच के हाई लेवल के अधिकारी थे, जिसमें डेनमार्क के विदेश मंत्री भी थे, लार्स लोके रासमुसी मुसी ऐसे कुछ नाम है इनका, रासमुसेल नाम है फिलहाल। लार्स लार्स लोके ये थी वहाँ पर। तो इनके बीच में जो वार्ता चल रही थी वो क्या हो गई है, बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा, जो लार्स लोके हैं, इन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट हो गया है एंड एक शब्द कहा गया कि वी डिड नॉट मैनेज टू चेंज अमेरिकन पोजीशन, मतलब अमेरिका को उसकी स्थिति से हम लोग हिला नहीं पाए। अमेरिका जो एक बार ठान लिया है वही करेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो ग्रीनलैंड को अपने में मिलाना चाहते हैं, चाहे कॉन्कर करके, चाहे खरीद करके, चाहे जैसे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने यह भी प्रस्ताव दिया कि अगर यूएसए चाहे तो वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस का एक्सपेंशन कर ले और सेना रख ले, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन बना रहने दे डेनमार्क के पास। ट्रंप ने कहा नहीं, ये नहीं चल पाएगा, पूर्ण स्वामित्व चाहिए। ट्रंप का ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो हमने $175 बिलियन का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, उसके लिए ये चाहिए हमें, जो कि चाइना और रसिया से आने वाले खतरों से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में यूरोपियन यूनियन की तरफ से हर तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग आर्मी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 1 लाख ट्रूप होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बोनसाई आर्मी 27 देशों की छोटी छोटी आर्मी रखें, उसको उन्होंने वर्ड दिया है बोनसाई आर्मी। ईयू कमिश्नर फॉर डिफेंस एंड स्पेस जो हैं एंड्रियास कुबिलियस, इनका ये कहना है कि ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा हो गया यूएसए का तो नाटो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाटो ख़त्म हो जाएगा तो यूरोप की रक्षा कौन करेगा? भाई यूरोप को रसिया से भी खतरा है, चाइना से भी खतरा है, और यूएसए से तो है ये, भाई देख तो रहे हो। तो फिर यूरोप ने कहा कि हमें अपने लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल आर्मी रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सामान कहाँ से आएगा, सप्लाई चेन कहाँ से आएगी? क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है, रसिया के ऊपर भरोसा नहीं है, यूएसए भरोसेमंद रह नहीं जाएगा। तो उसके लिए ये लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया में अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें, क्योंकि इंडिया के पास मैन पावर भी है, सस्ता भी है इंडिया, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें तो यहाँ से हमारे आर्मी के सामान की सप्लाई यहाँ से जाती रहेगी लगातार इंडिया से। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। लार्ज इकोनॉमी है इंडिया की, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उस कंपेयर में। तो फ्रांस ने इसीलिए राफेल की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट इंडिया में नागपुर में लगाने की बात कही है। इसी तरह से एयरबस C295 की एक यूनिट बड़ोदरा में लगाई जाएगी। A400M की एक मीडियम लिफ्ट कैपेसिटी का जो विमान है, इसकी एक यूनिट लगाई जाएगी इंडिया में। इसमें 85% इंडिजिनस कंटेंट रहेगा। राफेल में 60% इंडिजिनस कंटेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इससे जो है इंडिजिनस माने स्वदेशी कंपोनेंट रहेंगे, बाकी सब 20% 25% जो है वो बाहर से आएंगे। इसका मतलब इंडिया में अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो जाएगा। हर पार्ट को हम यहीं पर तैयार करेंगे और यहीं से फिट करेंगे। इससे इंडिया को फ़ायदा तो है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। और वैसे भी अब यूरोप जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए ये करना ही पड़ेगा उसको। अगर नहीं करता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिको एक
यूरोपियन न्यूज़पेपर है, उसका ये कहना है कि EU नीड्स 1 लाख स्ट्रांग आर्मी, से डिफेंस कमिश्नर, EU का डिफेंस कमिश्नर जो है। इसी तरह द प्रिंट मीडिया की राफेल डील टू बी लिंक्ड इन 2026 फाइनल असेंबली लाइन इन नागपुर, Indian firms to be robbed in 60% इंडिजिनस कंटेंट। ये तो बहुत सारी ऐसी जो है एक सम्मानजनक स्थिति भी है, क्योंकि अपने यहाँ जो तेजस जिसको हम स्वदेशी कह रहे हैं उसमें भी 60% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट है। तो अगर राफेल में 60% की बात हो रही है तो अच्छी बात है। ये ग्रीनलैंड है क्या चीज़, जरा से ये भी आप जान लीजिए, जिसके लिए आप लोग इतने बवाल सुन रहे हो कि अमेरिका चाहता है कि हमारे डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आयरन डोम क्या कहते हैं, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए। तो ग्रीनलैंड एक ये मैप में बना हुआ है, एक आर्कटिक और एटलांटिक महासागर के बीच में डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनॉमस एरिया है जो कि बहुत ही कोल्ड है, साल भर यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यहीं है अगर देखा जाए। इसकी राजधानी नूक है। 1779 में ये डेनमार्क के अधीन आया। 2009 में डेनमार्क यहाँ पर वोटिंग हुई तो ये ऑटोनॉमस स्टेट बन गया। इसकी जनसंख्या 57,674 है। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जो मुद्रा है वो डेनिश क्रोन है। यहाँ के लोग जो है डिफेंस के मामले में, विदेश मंत्रालय के मामले में और बहुत सारे और फाइनेंस के मामले में डेनमार्क पर निर्भर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अब इसी पर ग्रीनलैंड पर निगाह पड़ गई यूएसए की। अच्छा एक बात और, मिनरल कंटेंट भी ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा है, ये भी बात है। एक्सप्लोर हो जाएगा इससे, यूएसए चाहेगा तो एक्सप्लोर कर लेगा। ईयू ने ये भी ऑफर दिया कि आप चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंडर में ही बने रहने दो, इसको आप लो मत। लेकिन मान नहीं रहा है यूएसए। देखो क्या करता है, आने वाले दिन ही बताएंगे कि यूएसए क्या करता है। हालांकि डेनमार्क तो कह रहा है कि हम जो है लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम दम तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कब तक टिकेगा। डेनमार्क की आर्मी ही कितनी बड़ी है, 30-40 हज़ार की हमारा अंदाज है डेनमार्क की आर्मी कुल मिला करके है। तो ऐसे में आप कहाँ से वो कर पाओगे, कहाँ से लड़ पाओगे और कितना वो कर पाओगे, प्रतिरोध कर पाओगे, वो भी यूएसए जैसे देश। असंभव काम है। चलिए आने वाले दिन ही बताएंगे कि किस तरह से ग्रीनलैंड पर यूएसए अपना कब्जा करता है और फिर ईयू का क्या स्टैंड होता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि नेटो तो तब बचेगा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। देखा जाएगा। इसके लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है जिसमें हमें लगता है कि भारत के विकास की संभावनाएं असीम हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।